अच्छा, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स को जो है ना, ये काफी लंबा टॉपिक है क्योंकि इसमें हेयर के लिए, स्किन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, तीन चीजों के लिए एक्सोसोम्स को हम पढ़। यहाँ पर जो मैं एक्सोसोम्स आपको पढ़ा रही हूँ, ये हम एसीसीबी ब्रांड के यूज करते हैं, तो उससे रिलेटेड सब रिसर्च है। अगर आप लोग किसी और ब्रांड के एक्सोसोम्स यूज करते हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो फिर उसकी आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। इंट्रोडक्शन टू एक्सोसोम्स के ऊपर आते हैं। डेफिनेशन एंड ओवरव्यू। एक्सोसोम्स आर नैनो स्केल एक्स्ट्रासेल्युलर वेसिकल्स। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, जो हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। नैनो स्कोपिक क्या होता है, बहुत ही छोटा, ठीक है। टिपिकली 30 to 150 नैनोमीटर इन डायमीटर। कितना इनका डायमीटर होता है? 30 to 150। रिलीज फ्रॉम विचुअली ऑल सेल टाइप्स। दुनिया का हर सेल, यानी कि आपकी बॉडी का हर सेल भी इसको रिलीज करता है। ये छोटे छोटे वजाइकल्स हैं, ये देखें डायग्राम में रेड कलर के छोटे छोटे से वजाइकल्स। वजाइकल्स क्या होता है? जो चारों साइड से बंद होता है, बिल्कुल सर्कुलर बंद पैकेट होते हैं, जो कि आपके सेल्स जो है वो रिलीज करते हैं इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग वगैरह के लिए, जो कि एक नॉर्मल बात है। They are crucial for intercellular communication, play a significant role in various biological processes by transferring proteins, lipids, nucleic acid, and other molecules. ये क्रूशियल होते हैं इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन के लिए। इनका जो बायोलॉजिकल रोल्स हैं हम वो पढ़े हैं कि सेल की सेल के साथ जो कम्युनिकेशन है उसके लिए तो ये क्रूशियल है ही सही। हमारी बॉडी के अंदर ये ऑलरेडी मौजूद है और ये अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बाय ट्रांसफरिंग प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, अदर मॉलिक्यूल्स। बाकी आगे जो प्रोसेस होता है उसके अंदर भी ये रोल प्ले करते हैं। एक तो मैसेज देना और एक जो फंक्शन है उनको परफॉर्म करने में हेल्प करना। ये जो इससे नीचे लाइन लिखी है, बाय ट्रांसफरिंग प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, अदर मॉलिक्यूल, इसको हम देखते हैं। ये जो रेड कलर का साइकिल बड़ा सा हुआ है लिपिड बाय लेयर के अंदर, उसमें देखो उसकी मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स है, उसके अंदर मैसेंजर आरएनए, उसके अंदर माइक्रोसोमल आरएनए, उसमें डीएसडीएनए। ये एक्सोसोम था। एक्सोसोम का साइज है 40 to 160 नैनोमीटर। इसीलिए जब आप एक्सोसोम मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है 2 बिलियन एक्सोसोम, 3 बिलियन एक्सोसोम। आप हैरान रह जाते हैं इतनी से 5 सीसी के सोल्यूशन के अंदर 2 बिलियन, 3 बिलियन एक्सोसोम कहाँ से आ गए। तो वो इस तरह से आ गए कि उनका साइज इतना छोटा है कि वो बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जब एक्सोसोम अभी सेल के अंदर ही है तो वो मल्टी वेजिकुलर बॉडी कहलाती है। अभी वो सेल से रिलीज नहीं हुआ, सेल के अंदर ही है, तो उसको हम मल्टी वेजिकुलर बॉडी, एमवीबी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो सेल का अपना साइज है वो 5 to 15 माइक्रोन मीटर्स है, ठीक है। तो आप देखो कि एक सेल में से कितने मिलियन बिलियन जो है वो आराम से रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद जो बाउंड्री है वो लिपिड बाइलेयर से बनी है, और उसके अंदर बहुत सारे आरएनए और डीएनए की टाइप्स हैं, और साथ में उसके प्रोटीन्स हैं जो कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी हैं, और इसके अंदर भी प्रोटीन्स है, सरफेस प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और ये जो है वेजिकुलर प्रोटीन्स है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। बायोजेनेसिस। एक्सोसोम बनते कैसे हैं, ये भी हमने पिछले डायग्राम में भी देखा कि सेल के अंदर जो है इसके कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ये इकट्ठी हुई और ये एक वजाइकल बना। वजाइकल जो था वो रेड कलर का जो वजाइकल था वो बना। अभी सेल के अंदर था तो वो मल्टी वेजिकुलर बॉडी कहलाता था, और जब वो सेल से बाहर निकला तो वो एक्सोसोम कहलाता था। अब इसी चीज को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप नंबर 1 स्टेप है एंडोसाइटोसिस, अर्ली एंडोसोम्स। एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स इज इंटरनलाइज इनटू अर्ली एंडोसोम्स। अब आप तस्वीर की तरफ देखिए कि ये रेड और ब्लू कलर के डॉट्स डॉट्स हैं, ये सेल के अंदर आए। सेल के अंदर आए, मेम्ब्रेन की इनवर्ट बडिंग हुई, और ये सारे रेड और ब्लू डॉट सेल के अंदर आ गए, ठीक है। इसको हम कहते हैं अर्ली एंडोसोम। अभी पूरी तरह से वोजाइकल पैकेट बंद नहीं हुआ, ये अर्ली एंडोसोम बन गया। अर्ली एंडोसोम क्या होता है कि इंटरनलाइजेशन हुई किस चीज की? एक्स्ट्रासेल्युलर मटेरियल की, जिसके अंदर क्या क्या शामिल था? डीएनए, प्रोटीन्स, आरएनए, मैसेंजर आरएनए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। फिर होगी मैचुरेशन। ये जो अर्ली एंडोसोम्स से दे मेच्योर इनटू लेट एंडोसोम्स व्हिच आर आल्सो नोन एज मल्टीवेजिकुलर बॉडीज। अब आप ये देखो कि जो अर्ली एंडोसोम, हमने ये स्काई ब्लू कलर का स्ट्रक्चर था, लेबल भी होगा अर्ली एंडोसोम। ये क्या होता है? ये मेच्योर कर जाता है किस चीज में? लेट एंडोसोम में। यहाँ पे दो एंडोसोम बने थे, अर्ली एंडोसोम, और ये दोनों किस चीज में मेच्योर बन गए? लेट एंडोसोम में। और लेट एंडोसोम का हमने हमने दूसरा नाम क्या रखा था? मल्टी वेजिकुलर बॉडी। क्या नाम रखा था? मल्टी वेजिकुलर बॉडी, ठीक है। अच्छा, जो मल्टी वेजिकुलर बॉडी है वो अभी सेल के अंदर ही था। ये अभी ये जो एंडोसोम्स के अंदर ही पड़े हुए हैं एक्सोसोम्स, अभी ये बाहर नहीं निकले, इसीलिए इसका नाम अभी हमने मल्टी वेजिकुलर बॉडी ही रखा है, ठीक है।
यहाँ पे दो अर्ली एंडोसोम्स बने और उनसे दो ही लेट एंडोसोम्स बने। लेट एंडोसोम का दूसरा नाम क्या था? मल्टी वेजिकुलर बॉडी। मल्टी वेजिकुलर बॉडी है कौन सी? जो अंदर छोटी 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 गोल गोल पड़ी है, किसी में रेड है किसी में ब्लू है, ठीक है। ये मल्टी वेजिकुलर बॉडीज है। फिर क्या होता है? early endosomes they mature into late endosomes which are also known as multivesicular bodies. Intravesicular budding, intravesicular budding। ये मुझे डायग्राम यहाँ पूरी क्यों नहीं नजर आ रही, पता नहीं। अच्छा जी। इनवर्ट बडिंग होती है। द मल्टीवेजिकुलर मेम्ब्रेन अंडरगोज इनवर्ट बडिंग टू फॉर्म इंटरल्यूमिनल वेसिकल्स। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि हमेशा जो बडिंग होती थी वो बाहर की तरफ होती थी, जब भी कोई चीज रिलीज होनी थी। यहाँ पे इनवर्ट बडिंग होगी और फिर क्या बनेंगे? इंटरल्यूमिनल वेसिकल्स, ठीक है। पता नहीं आप लोगों को डायग्राम नजर आ रही है कि नहीं, मेरी तो आधी कट चुकी हुई है। वहां से फिर लास्ट जो चीज होती है वो होती है एक्सोसोम की रिलीज। द फ्यूजन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहाँ पे रिसाइक्लिंग एंडोसोम लिखा है ना, उसके साथ ही आप देखें एक्सोसोम रिलीज बनी हुई है। द फ्यूजन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मल्टीवेजिकुलर बॉडीज, ये पूरी जो बड़ी सी मल्टीवेजिकुलर बॉडी थी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर गई, तो इसके अंदर जो एक्सोसोम्स थे वो रिलीज हो गए, रिलीजिंग द इंट्राल्यूमिनल वेसिकल्स एज एक्सोसोम्स इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। ये जो अंदर गोल गोल थे इंट्राल्यूमिनल वेसिकल्स, ये बाहर एक्सोसोम्स के फॉर्म में रिलीज हो गए, ठीक है। इन स्टेप्स को रिवाइज करते हैं। एंडोसाइटोसिस में ये हुआ कि मैट्रिक्स में जो कुछ चीजें पड़ी हुई थी जो हमें चाहिए थी वो एंडोसाइटोज हुई। अर्ली एंडोसोम बना। अर्ली एंडोसोम जो था वो मेच्योर हुआ तो लेट एंडोसोम बना, जिसका दूसरा नाम मल्टी वेजिकुलर बॉडी था। वो जो लेट एंडोसोम था, अब आप कह रहे नीचे लाइसोजाइम भी तो लिखा हुआ है, तो उसमें से कुछ जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लाइसोजाइम्स के थ्रू, और कुछ आगे मेच्योर करते रहते हैं आगे। उनमें इनवर्ट बडिंग हुई। इनवर्ट बडिंग ये जो जैसे दांत खाया हुआ है ना, इस तरह से ये इनवर्ट बडिंग हुई और फिर बन गई इंट्राल्यूमिनल वेसिकल्स। ये इंट्राल्यूमिनल वेसिकल्स हैं जो अंदर गोल गोल हैं, जिसमें रेड और ब्लू जो है आपको शेप्स नजर आ रही हैं। ये जो इंट्राल्यूमिनल वेसिकल्स हैं, जब पूरा का पूरा मल्टीवेसिकुलर बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है तो ये रिलीज हो जाते हैं, और ये जो रिलीज होते हैं ये एज एक्सोसोम रिलीज होते हैं इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है। और वो ये हमारे एक्सोसोम है, इसके अलावा कोई भी इसके अंदर सीक्रेट नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, कॉम्पोजिशन ऑफ हम देखते हैं कि क्या होती है एक्सोसोम्स की। लिपिड्स हैं जिसमें फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फेटाइलसीन, फॉस्फेटाइलकोलिन, स्फिंगोलिपिड्स, कोलेस्टेरॉल। प्रोटीन्स एंड स्ट्रक्चर प्रोटीन्स फॉर एग्जांपल टेट्रास्पेनिन, CD9, CD63, CD81 एंड इंटरल्यूमिनल प्रोटीन्स फॉर एग्जांपल हीट शॉक प्रोटीन, साइटोकाइंस। न्यूक्लिक एसिड्स, मैसेंजर आरएनए, माइक्रोसोमल आरएनए एंड लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएज, LNC आरएनएज। अदर मॉलिक्यूल्स, ग्रोथ फैक्टर्स, एंजाइम्स एंड साइटोकाइंस। अब देखो चार मेन चीजें, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड अदर मॉलिक्यूल्स। जब भी आपने बॉडी में कोई भी रिप्रोडक्शन पड़ी होगी, कोई भी ग्रोथ पड़ी होगी, तो वो बगैर प्रोटीन, बगैर लिपिड, बगैर न्यूक्लिक एसिड के और ग्रोथ फैक्टर्स के और एंजाइम्स साइटोकाइंस के तो हो ही नहीं सकती। तो वही चीजें इसके अंदर हैं। अब हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। सबसे पहले आप आ जाओ लिपिड्स के अंदर। लिपिड्स देखो फॉस्फेटाइल सीरीन, कोलेस्टेरॉल, स्फिंगोमाइलिन, सेरामाइड्स। न्यूक्लिक एसिड में देख लें RNAs है हमारे पास सारे के सारे, mtRNA, miRNA, mRNA, लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA, सर्कुलर RNA सारे, ठीक है, माइक्रोसोमल और ये करने। और प्रोटीन में देखो जी, इसमें हमारे पास एडिशन मॉलिक्यूल। सबसे पहले आप इसकी मेम्ब्रेन में देखो एडिशन मॉलिक्यूल्स, इंटेग्रिन, मेम्ब्रेन ट्रांसफर प्रोटीन, टेट्रास्पेनिन, CD63, CD81, CD9, ट्रांसफरेंट रिसेप्टर, MHC क्लास 1 एंड 2। और उसके अंदर देखो मेम्ब्रेन बाइंडिंग प्रोटीन, साइटोस्केलेटल प्रोटीन, RAP5 to 6, HSP 70-90 एंजाइम्स और ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स। अब ये देखें कि क्या ये इतनी सारी जो चीजें हैं ये क्या करेंगी? न्यू स्ट्रक्चर्स ही बनाएंगी ना। किसी के बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है और आपने जब ये इंजेक्ट कर दिए, एक्सोसोम्स इंजेक्ट कर दिए उसके स्कैल्प में, उसको सारी तो ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वाली चीजें मिल रही हैं। तो क्या जो स्टेम सेल्स हैं, जो हेयर फॉलिकुलर स्टेम सेल्स हैं, वो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे, मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन की तरफ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। हेयर फॉलिकल की बायोलॉजी, बायो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स। सबसे पहले आप उसका जो है शेफ्ट देखें। ये हेयर फॉलिकल की बायोलॉजी पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने हेयर के अंदर जब इंजेक्ट करना है तो हमें पता हो कि हम क्या इंजेक्ट कर रहे हैं, हमने किस लेवल पे जाके इंजेक्ट करना है और उसने क्या काम करना है। कौन कौन से मैस्ट सेल्स, CD8 पॉजिटिव सेल्स और गामा 5 T सेल्स, FGF9 और ड्रैग जैग1। कुछ इम्यून सेल्स हैं, कुछ होम्योस्टेसिस के सेल्स हैं, कुछ पैथोलॉजी की वजह से सेल्स आए हैं, और कुछ जो है वो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 9। ये सारे सेल्स मिलके क्या कर रहे हैं? इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। इन्फ्लेमेटरी सेल्स हेयर फॉलिकल को भी इफेक्ट कर रहे थे।
फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल ईवी प्रोडक्शन। अच्छा, एंड थेरेप्यूटिक ईवी डिलीवरी। तो ये जो चीज़ है, ये आपको याद रखनी है कि सिर्फ़ बाल को पकड़ के जब हम माइक्रोनेडलिंग करते हुए देखते हैं, हम सोचते हैं कि बालों को तो ये कुछ कर नहीं रहा, जब तक स्कैल्प हेल्थ भी साथ-साथ सही नहीं होगी, बाल की ग्रोथ भी सही नहीं हो सकती, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में सबसे पहले तो ये है कि आपने ना एडमिनिस्ट्रेशन करनी है एक्सोसोम बेस्ड थेरेपीज़ की। एक्सोसोम बेस्ड थेरेपीज़ में क्या-क्या हो सकती हैं? टॉपिकल एप्लीकेशन है, प्रिपेयर एक्सोसोम एनरिच्ड सीरम्स और क्रीम एंड ये प्रिपरेशन तो ये होगी, एप्लीकेशन अप्लाई टू स्कैल्प ट्वाइस डेली और एज डायरेक्टेड इंश्योरिंग इवन डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्सोसोम बेस्ड थेरेपीज़, ये मैंने एक ब्रांड रखी है, डॉक्टर हारून अभी विविस्का लिख के देते हैं। ये बहुत जो महँगे शैम्पू होते हैं ना, 20,000 का शैम्पू, 30,000 का सीरम, और ये चीज़ें आप कभी सोचते होंगे डॉक्टर्स ये क्यों लिख के देते हैं? इनका काम तो सर धोना ही होता है, तो उसके अंदर एक्सोसोम्स होते हैं। ठीक है? तो ये जो एक्सोसोम बेस्ड थेरेपीज़ हैं, ये हेल्पफुल हैं। इनको मैंने टेस्ट किया, मैंने अपनी एक आईलैश पे डॉक्टर हारून अभी ने मुझे लिख के दिया था, मैंने लगाना शुरू किया और दूसरी साइड पे ना लगाया और रोज़ मैं अपना चेहरा देखती थी। 15 से 20 दिन के अंदर मुझे अपनी एक साइड वाली आईलैश ग्रो कर गई काफ़ी ज़्यादा, और एक साइड पे ज़ाहिर है ऑफ कोर्स वहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आई थी। तो इनका फ़र्क पड़ता है, बट दे आर टू एक्सपेंसिव। और फिर इसमें क्या होता है, कंप्लायंस बड़ी मुश्किल है, रोज़ बाल में लगाना, उसको मसाज करना, सब करना, तो इस वज़ह से लोग इसको फ़ॉलो नहीं करते, इसलिए इसके रिज़ल्ट्स कम हैं। लेकिन अगर इसको कोई इंसान रिलिजियसली फ़ॉलो करे तो फिर आपने सुना होगा बहुत से मॉडल्स, एक्टर्स हैं, इनका जी के टीवी पे आके कहते हैं हमारा 7 लाख महीने का खर्चा है, हमारा 15 लाख खर्चा है, वो ये चीज़ें तो यूज़ करते हैं एक्सोसोम बेस्ड थेरेपी, इसीलिए तो बूढ़े नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा इंजेक्शन बेस्ड थेरेपी जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, इसी तरह बस आपने इंसुलिन सिरिंज भी यूज़ करते हैं, मीज़ो-नीडल यूज़ कर लें, बीडी सिरिंज के आगे लगा के तो बिल्कुल ही पेशेंट पेन फ्री रहता है और आप सुकून से अपना काम करते हैं। तो इसमें प्रिपेयर एक्सोम सस्पेंशन इन स्टेराइल कंडीशन। एक्सोम जो होता है वो कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए, उसमें 2 वायल्स इकट्ठी आती हैं, एक में पाउडर होता है, एक में बूस्टर होता है, दोनों को आपस में मिक्स करते हैं और पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। प्रिपरेशन के लिए क्लींस एनेस्थेटाइज द स्कैल्प। क्लीन कैसे करना है आपने? अल्कोहल स्वैब से। एनेस्थेटाइज कैसे करना है आपको पता ही है। मिक्स नहीं करना आपने लाइडोकेन को एक्सोसोम्स के अंदर, वरना उसकी एफिकेसी खत्म हो जाती है। और हमने अगर आपने एक पार्टिंग बनाई है जैसे ये वाली है, जो इसने मांग निकाली है, इसके अंदर इसने लोकल इंजेक्ट किया, तो 7 पैरेलल एक पार्टिंग बना के उसमें एक्सोसोम्स करेंगे, फिर 7 लोकल, फिर एक्सोसोम्स, ठीक है? Injection may use a fine needle to inject the solution into targeted areas, scalp, focusing on regions with thinning hair. Post procedure में apply post procedure care instructions as avoiding strenuous activities and using gentle hair products. हेयर जैसे आपको पता ही, जैसे पीआरपी में करते हैं, अब आपने एक चीज इंजेक्ट की है तो फौरन ही आप पसीना लाना शुरू कर दो और एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, तो उसमें से वेस्टेज बहुत ज्यादा है। तो इसलिए बेहतर है कि आप कम से कम 24 घंटे तो रेस्ट करें, और आफ्टर केयर में जो डॉक्टर आपको शैम्पू, कंडीशनर चीज़ें लिख के दे रहा है अच्छी क्वालिटी की, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो आपने यूज़ किया है वो प्रिजर्व हो। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे ये चीज़ें, ये विविस्कल की मैंने एक रखी है, विविस्कल प्रो की, जिसमें टैबलेट्स भी हैं, शैम्पू भी है, सारा कुछ होता है। इसके अलावा सेल्सन ब्लू टी जेल, और ये तस्वीरें आप देख रहे हो, ये बिफोर है, आफ्टर है। अच्छा, ये आफ्टर में आप देखो कि पीआरपी वो करवा रहा है पेशेंट, ठीक है? और आप ये देखो उसके जो नए बाल आए हैं, आसपास जो उसके सर था जब उसके ग्रे बाल थे, और ये जो स्कैल्प के ऊपर आएंगे नए बाल आए हैं। हेयर ग्रोथ मॉनिटरिंग में रेगुलरली वैल्यूएट द हेयर ग्रोथ थ्रू विजुअल इंस्पेक्शन, फोटोग्राफिक। अगर पेशेंट आ नहीं सकता क्लिनिक तो तस्वीरें भेजे। पेशेंट फीडबैक कलेक्ट, पेशेंट फीडबैक ऑन हेयर डेंसिटी, क्वालिटी एंड ओवरऑल सेटिस्फेक्शन। पेशेंट को खुद पता चल जाता है मेरे बाल घने हो गए हैं, या गिरना कम हो गए हैं, या थिक होना शुरू हो गए हैं। और फॉलो प्लान ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स एंड ट्रीटमेंट गोल्स। जिसको अब जितने बाल चाहिए, अब जैसे कि जो नीचे बच्चा जो है ये करवा रहा है, या आदमी जो है ये करवा रहा है, इसका हेयर फॉल ही हो रहा होगा, ये बाल तो नहीं है ना? ठीक है, एडजस्टमेंट प्रोटोकॉल एज नीडेड बेस्ड ऑन द एफिकेसी एंड मिशन आउटकम्स। अब देखो, इसमें जो किताब ये कहती है कि आप हर महीने एक्सोसोम्स करो, और 3 महीने लगातार करो, और साथ ये सारे एक्सोसोम वेस्ट ओरल टॉपिकल्स भी साथ यूज करो। उसके बाद जो है रिजल्ट आएगा, और हर 6 महीने बाद फिर एग्जाम को रिपीट करो। ठीक है? अब क्या होता है, इतना कोई भी दुनिया में भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम एग्जाम्स करके और आफ्टर केयर में अच्छी क्वालिटी की आफ्टर केयर लिख के मंथली हम उसकी पीआरपी करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। स्किन रिजुविनेशन और पिगमेंटेशन करने हैं, ठीक है? स्किन में दो चीजें, एक है पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि, और एक है रिजुविनेशन। रिजुविनेशन क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ
डार्क स्पॉट्स हों, आपके ओपन पोर्स होते हैं, आपके एक्ने स्कार्स होते हैं, आपके जो है ब्लेमिशेस होते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है? उन सबको एजिंग, सैगीनेस, सारा कुछ। सबसे पहले वही पीआरपी की तरह नमिंग करेंगे। यूज अ जेंटल क्लींजर, सफाई की मुंह की, मेकअप उतारा, इम्प्योरिटीज उतारी। यहाँ पे आप वेट वाइप भी यूज कर सकते हैं। एक्सफोलिएट में माइल्ड एक्सफोलिएंट लिया टू इंश्योर स्मूथ स्किन, ठीक है? माइल्ड एक्सफोलिएंट जो है ये आप बिल्कुल माइंड से केमिकल पील भी कर सकते हो। डिसइंफेक्टेंट में अल्कोहल बेस्ड एंटीसेप्टिक टू सैनिटाइज द स्किन, अल्कोहल स्वैब जो होता है आपका। और उसके बाद है प्रेपरेशन में अप्लाई नमिंग स्प्रे और जेल फॉर अ मिनिमम 25 to 35। देखो ये टाइम बड़ा जरूरी है, मैं बार बार कहती हूँ, लोग 15 मिनट बाद उतार देते हैं, फिर नमिंग नहीं होती, फिर कहते हैं क्रीम नहीं अच्छी। टू कीप द स्किन मॉइस्ट एंड कंफर्टेबल फॉर द प्रोसेस, ठीक है? ये जो नमिंग क्रीम होती है इसके ऊपर आपने जो है वो प्लास्टिक शीट लगानी होती है, क्लिंग रैप लगा लें, वरना जो आपका डिस्पोजेबल ग्लव होता है, जो आम सिंपल आपके ग्लव्स होते हैं शॉपिंग बैग की तरह के, वो ऊपर रख दें, जिससे आप हाथ से क्रीम लगाएंगे वही ऊपर लगा दें। अगर आपके पास वो भी नहीं है, आपके पास क्लिंग रैप भी नहीं है, तो उसके अलावा फिर ये होता है कि अपने बने बनाए जो होते हैं ये शॉपिंग बैग की तरह के बारीक से प्लास्टिक के फेस मास्क आते हैं, जिसमें आईज और नोज की स्पेस जो होती है वो छोड़ी होती है और बाकी पूरा फेस कवर। इससे क्या होता है, ज्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये आपको प्रोटोकॉल समझ आ गया, वही आपने नमी और सफाई वगैरह करनी है। एक्सोसोम्स इन स्किन के बेनिफिट, पहले इस तस्वीर को देखें। जब एक बच्चा पैदा होता है उसका पूरा जिस्म एक ही रंग का होता है। जब हम 25 में भी या 30 में पहुंच जाते हैं तो हम सबके चेहरे ऐसे पिगमेंट से खराब हो जाते हैं और हमें नहीं लगता कि कभी भी हम वापस अपने ओरिजिनल पे जा सकेंगे। हमें लगता है सबके ऐसे हैं और तो हमारे भी ऐसे हैं, तो यही नॉर्मल है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना, चेहरे पे छाइयां होना, लिप्स ब्लैक हो जाना, ये सब नॉर्मल हमें लगता है, ठीक है? ये आप सिर्फ जो है एक्सोसोम का जो रिजल्ट है आप वो देखें। इस खातून की कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई, इसके कोई हमने व्हाइटनिंग इंजेक्शन वगैरह नहीं किए, एक्सोसोम्स का रिजल्ट है और ये ओरिजिनली होता है। मैंने अपने क्लिनिक पे देखे हैं इस तरह से केसेस। एक्सोसोम्स और स्मॉल एक्स्ट्रासेलुलर वेसिकल्स हम पढ़ चुके हैं दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द सेल कम्युनिकेशन एंड रीजनरेशन। सेल टू सेल कम्युनिकेशन और रीजनरेशन में इसका रोल है। हेयर आर डिटेल बेनिफिट्स ऑफ एक्सोसोम। नंबर वन, इनहेंस सेलुलर रिपेयर। Exosomes contain growth factors, proteins, and RNA that aid in cellular repair and regeneration, improving the skin healing and reducing signs of damage. ये जो साइंस ऑफ डैमेज थे जिसमें पफिनेस थी, एजिंग थी, लैक्सिटी थी, हाइपर पिगमेंटेशन थी, ये सारे के सारे ओपन पोर्स से, एक्नी होती है, कोमिडोन्स होती है, ये सारे के सारे, ये देखें ये क्या सन स्पॉट्स होते हैं, लिवर स्पॉट्स होते हैं, जितना कुछ होता है ये सारे के सारे रिवर्स हो गए। कैसे? जब सेलुलर रिपेयर हुई, डीएनए रिपेयर हुई, डीएनए आए, प्रोटीन्स आए, ग्रोथ फैक्टर्स आए, ठीक है? तो स्किन हील होना शुरू हो गई और ये सारा डैमेज रिवर्स हो गया। बूस्टेड कोलेजन प्रोडक्शन, they stimulate fibroblasts which are responsible for collagen synthesis, leading to increased collagen production and improved skin elasticity and firmness. Anti-inflammatory effects में exosomes have anti-inflammatory properties that can reduce redness, swelling, and irritation, making them beneficial for inflammatory skin conditions like acne and rosacea. ये एक्नी प्रोन स्किन है, बार बार हो रही है, सिस्टिक एक्नी है, अंदर पास ही नहीं है, अपनी सफाई का ख्याल रख लें, दवाई ले लेके स्किन ड्राई होके खराब हो गई है, रेडनेस है, हर चीज से सेंसिटिविटी है, धूप में नहीं जा सकते, कुछ चेहरे पे लगा नहीं सकते। कोलेजन प्रोडक्शन बूस्ट होने से क्या होगा? स्किन टाइट होगी। इम्प्रूव स्किन टेक्सचर बाय प्रमोटिंग सेलुलर टर्नओवर एंड रिपेयर। सेलुलर टर्नओवर आपको बताया था, पुराने जो डेड सेल है वो उतरना, नए सेल आना जो जिसको आना चाहिए। Exosome help to smoothen the skin surface, refine its texture, reducing the appearance of fine line and wrinkles. Enhance hydration. Exosome can improve the skin ability to retain moisture, leading to better hydration and a plumper, more youthful appearance. ठीक है? हाइड्रेशन भी कर दी उसने सही। हाइड्रेशन करना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि बॉडी के सारे जो वो किसमें होते हैं, एक्वस मीडियम में होते हैं, जिसमें डिटॉक्स प्रोसेस भी है। जब पानी की कमी होती है डिटॉक्स प्रोसेस कैसे होंगे? ठीक है? स्किन का टेक्सचर भी बेहतर हो गया, फाइन लाइन रिंकल खत्म हो गए, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी आए। इन्फ्लेमेशन तो चेहरे पे दिखती है, शक्ल ही पहचानी नहीं जाती, पूरा मुंह सूजा होता है और इस तरह से, ठीक है? कोलेजन भी इंक्रीज हुआ और सेलुलर रिपेयर भी हुई। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर और ये रियल है। इसका ये मतलब नहीं कि इस खातून ने सनब्लॉक लगाना छोड़ दी थी और सारा कुछ आफ्टर केयर सारी जो डॉक्टर ने बताई थी उसमें से कुछ नहीं किया, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड करें। इसके अलावा ये मून हीलिंग करवाते हैं। अब ये बर्न विक्टिम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। बर्न विक्टिम्स
या जो आपको ये जो खवातीन का होता है सी सेक्शन वगैरह होता है, इन सब में ये देखो, they accelerate the healing process of the wounds and lesions, making them useful in post procedure care and treating scars. अब ये नहीं होता कि ओपन वुंड है, ब्लीड कर रहा है, वुंड एक्टिव ब्लीड हो रहा है और हम उसे पकड़ के करते हैं। आपका एक दफा वुंड जो जब क्लोज हो जाता है उसके बाद आप ये करते हैं। ठीक है, ये भी खातून का बिफोर एंड आफ्टर देखिए। अगर आप अपने आप को विजुअलाइज करें तो आप भी देखेंगे कि आपके रंग में बहुत फर्क है। अच्छा, the increased skin radiance, regular use can enhance overall skin tone and luminosity, contributing to a vibrant and even complexion. आपको समझ नहीं आता कि एक्ट्रेस टीवी पे आके कहती है हमारा महीने का 7 लाख रुपए खर्चा है, हमारा इतने लाख खर्चा है, मुंह इनके चमक रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आता ये कौन से सलोन जाती हैं, ऐसा क्या करवाती हैं कि इतना खर्चा होता है और इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये एक्सोसोम बेस्ड थेरेपीज हैं, ये सिर्फ एक्सोसोम इंजेक्ट या माइक्रो नीडलिंग नहीं करवाती, ये एक्सोसोम जो है वो उसकी प्रोडक्ट्स भी यूज करती हैं, जिसमें 20-20 हजार की सन ब्लॉक, 40 हजार का सीरम, नाइट क्रीम। अगर आप अभी भी डॉक्टर ओबीटी की वेबसाइट खोल के देखें तो सिंपल रेटिनॉल सीरम 30 हजार का है वहां पे। ठीक है। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ पिगमेंटेशन, एक्सोसोम्स कैन हेल्प रेगुलेट मेलानिन प्रोडक्शन, पोटेंशियली रिड्यूसिंग हाइपर पिगमेंटेशन एंड एज स्पॉट्स। हाइपर पिगमेंटेशन और एज स्पॉट्स दोनों को, एज स्पॉट्स को लिवर स्पॉट्स भी कहते हैं, सन स्पॉट्स भी कहते हैं, उसको भी कम कर दिया और हाइपर पिगमेंटेशन को भी कम कर दिया। कैसे? इसने मेलानिन प्रोडक्शन को रेगुलेट कर दिया था, अब ज्यादा मेलानिन प्रोडक्शन नहीं हो सकती नॉर्मल से। Regulation of skin sensitivity. The anti-inflammatory properties can help calm sensitive skin and reduce the reaction to environmental stressors. Support for overall skin health by promoting cellular communication and regeneration. Exosomes contribute to maintaining the overall skin health and resilience. These benefits are harnessed through various skincare products. देखो, उसको हमने मेंटेन करना है स्किन केयर प्रोडक्ट्स से, सिर्फ ये नहीं कि इंजेक्शन लगा के चला गया। एनहांसिंग द ओवरऑल स्किन हेल्थ एंड वेयर, ये विस्काल की जो सीरीज है और ये ओरल सप्लीमेंट्स और टॉपिकल्स सब कुछ देना है। यहाँ पे हमें क्या पता चला? वुंड हीलिंग, इंक्रीज स्किन रेडियंस, रेगुलेशन ऑफ पिगमेंटेशन, रेगुलेशन ऑफ स्किन सेंसिटिविटी, सपोर्ट फॉर ओवरऑल स्किन हेल्थ। ठीक है। ये देखो, एज भी उसकी जो है रिवर्स हो गई है, पहली तस्वीर में कितनी की लग रही है, 50, दूसरी में कितनी लग रही है, 35 है। रेडियंस देखें, पिगमेंटेशन रिमूवल देखें। ठीक है। ये सारा कुछ कैसे हुआ? एक्सोसोम से। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। मसाज टेक्निक क्या होती है? मसाज टेक्निक जो है वो ये होती है कि आपने करने से पहले, जैसे आप फेशियल करवाने सैलून पे जाते हो, थोड़ा सा मसाज करते हो, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है, अच्छी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। Clean with a start with a clean face and hands. Apply light pressure. Use your fingertips to gently massage in circular motion. Focus areas. Target areas where exosomes will be applied, like the face or the scalp. Duration है 2 to 3 minutes के लिए, to stimulate circulation and relax the skin. Avoid excessive pressure. Use gentle pressure to prevent irritation. ठीक है। हल्का हल्का हाथ से मसाज करना है, एक तो पेशेंट उससे जरा रिलैक्स होता है, स्किन भी रिलैक्स होती है और सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाती है, जिससे जो पेनिट्रेशन है एक्सोसोम्स की वो इंक्रीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, इसमें इंजेक्शन टेक्निक क्या होती है? अब आप ये देखो कि उसकी सिरिंज जो ये वाली है ये 3 ml की है, उसने आगे एक बारीक सी जो है वो सुई लगाई हुई है, ये वही है 34 गॉज। यहाँ पे इसने 4 mm नहीं लगाई, इसकी लेंथ ज्यादा है। अच्छा, 4 mm स्कैल्प के लिए बेस्ट है, स्किन में भी 4 mm से भी काम कर सकते हो, ज्यादा कम से भी कर सकते हो। कम का तो कोई फायदा नहीं है, इंटरडर्मल हमने नहीं जाना तो सब कट जाएंगे तो ज्यादा फायदा है। ठीक है ना, क्योंकि पिगमेंटेशन जो होती है वो डीप होती है, सिर्फ एपिडर्मिस में नहीं होती, डर्मिस, लो डर्मिस में डीप भी जा रही होती है। अब ओरिजिन भी। प्रेपरेशन के लिए क्लीन द स्किन एंड थॉरली अप्लाई टॉपिकल एनेस्थेटिक। चाहे स्कैल्प हो चाहे फेस हो, आपने सफाई जरूर करनी है। प्रोडक्ट सिलेक्शन करें, एक्सो सोल्यूशन लें, एक्सोवैक्स ज्यादा मशहूर है इसलिए उसका नाम रखा है, मैं एसीसी भी यूज करती हूँ। नीडल चॉइस में 38 गॉज करें या मेसोथेरेपी गन। मेसोथेरेपी गन जो किसी ने पूछा था कितने की आती है, तो ये 1.25 लाख से 1.5 लाख तक आती है। और लेकिन इसमें जो दूसरा वेरिएंट है, जो टिक 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 करके इंजेक्ट नहीं करता, उसका एक और वेरिएंट है, वो 25-30 हजार का आ जाता है। इंजेक्शन पैटर्न में एडमिनिस्ट्रेट द पैटर्न मेकिंग स्मॉल शैलो इंजेक्शन। ये देखें, ग्रेड पैटर्न और लीनियर पैटर्न क्या होता है। लीनियर पैटर्न आप इसकी जॉ लाइन भी देखें तो लाइन के साथ लाइन के साथ लाइन के साथ लाइन पे ये आपको स्वेलिंग्स नजर आ रही है, यानी कि आप चेन से शुरू हुए और आप कान की तरफ गए, इस पूरी लाइन में आपने थोड़े थोड़े यानी 1 सेंटीमीटर
यानी एक उंगली के फासले से आप इंजेक्शन देते गए, 0.1 cc, 0.1 cc, 0.1 cc। फिर आप उससे ऊपर पैरेलल एक लाइन पे शुरू हो गए, यानी कि आप ये जो चिन की डिम्पल है इधर से शुरू हुए और आप ट्रेकस तक गए, फिर उससे ऊपर आप एंगल ऑफ द माउथ से शुरू, इस तरह लाइन 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 देते जाएंगे। होता है लीनियर पैटर्न। और ग्रिड पैटर्न ये होता है कि आप चौकोर डब्बे बना लेते हैं पूरे चेहरे पे पेंसिल से, और उन डब्बों के दरमियान में जहां पे नीडल लगानी है वहां पे आप स्वैब लगाते जाते हैं और इंजेक्ट करते जाते हैं। अच्छा जी। शैलो इंजेक्शन होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्किन में हमने काम कराना है, स्किन के नीचे काम कराना है, ये नहीं कि नीचे वेन में आर्टरी में चले जाएं आप, ठीक है। डेप्थ जो होती है 1 to 4 mm पे चले जाएं, विद स्पेसेस बिटवीन द इंजेक्शंस टू इंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन। ये नहीं कि एक ही जगह सारा लगा दिया और एक जगह बचा ही नहीं दूसरी साइड के लिए, ठीक है। और 1 to 4 mm की डेप्थ रखी है हमने। उसके बाद देखो, मैंने शुरू में बताया था कि नीडल मुझे ये लंबी लग रही है, इसलिए उसने उसको एंगल दिया। अगर ये 4 mm होती तो वो 90 में भी दे देता, ठीक है। अच्छा, पोस्ट ट्रीटमेंट केयर पे आप आते हैं कि क्लीन करें एरिया को, अप्लाई एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एक ही है जो आपने अपने क्लिनिक पे रखी है, वो फ्यूसिडिन। और जहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन ना चाहिए हो, वहाँ जैसे कि केमिकल पील हो गई, ठंडी केमिकल पीली जैसे बोटॉक्स वगैरह, तो उसमें आप फ्यूसिडिन एज लगाते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक के साथ हाइड्रोकोर्टिसोन वाला। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इसके जो एक्सोम हमारे पास आते थे उसके अंदर जो जो चीजें थी वो क्या क्या काम करती हैं, हमें जनरली तो पता ही है। द की इंग्रेडिएंट्स कॉमनली फाउंड इन एक्सोम बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स इंक्लूड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं सेल की ग्रोथ को, रिपेयर को, और स्किन रिजुविनेशन हो जाती है, यानी कि नए सेल्स बनाए, और जो ऑलरेडी हैं जिनका भी लाइफ साइकिल पूरा नहीं हुआ उनमें जो डैमेज था उसको रिपेयर किया। साइटोकाइन्स में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट मॉड्यूलेट इन्फ्लेमेशन एंड प्रोमोट हीलिंग। मॉड्यूलेट क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस चल रहा है, आपको पूरा नी जॉइंट इरोड हुआ हुआ है, तो क्या इन्फ्लेमेशन खत्म कर सकता है एक्सोसोम? नहीं। मॉड्यूलेट यानी उसको रिडायरेक्ट कर देगा, आपकी स्किन के अगेंस्ट से हटा देगा और उसको दूसरी तरफ वो कहीं और रिडायरेक्ट हो जाएगी, और हीलिंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये दोनों काम कौन करता है? साइटोकाइन्स। अब उसके बाद आते हैं प्रोटीन जो होते हैं, एसेंशियल प्रोटीन होती है फॉर सेलुलर फंक्शन रिजनरेशन। बचपन से क्लास 1 2 3 से पढ़े होंगे, प्रोटीन जो होती हैं वो सेल रिपेयर कराती है, सेलुलर फंक्शन के लिए जरूरी होती है। माइक्रो आरएनए जो होते हैं, स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल, जो रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को और स्किन सेल बिहेवियर को। स्किन सेल बिहेवियर क्या है? स्किन सेल बिहेवियर ये है कि मैं, मेरी एक फ्रेंड साथ बैठी है और मैं बैठी हूँ, हम दोनों को जो है ना कोई ब्लंट ट्रॉमा होता है, उसकी स्किन जो होती है उस पे फॉरन पीआईएच हो जाती है और इतना पिगमेंट रह जाता है, और मेरी सही के सही रहती है। लिपिड्स में फैटी मॉलिक्यूल्स हैं दैट हेल्प टू हेल्प विद सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी एंड मॉइस्चर रिटेंशन। अब लोग कहते हैं हमारी ड्राई स्किन है, हम पानी नहीं पीते, पानी नहीं पीते। अगर तोड़ते हैं, जो चीज बननी थी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये 6 चीजें, ये सिर्फ ये नहीं कि आपने जो एक्सोसोम इंजेक्ट किया उसमें, जो एक्सोसोम बेस्ड थेरेपी विस्काल मैंने पीछे दिखाई है, जो टॉपिकल्स, जो सीरम्स इतने महंगे महंगे, आप सोचते हो 40,000 का क्या है, ये 30,000 का क्यों है, उसके अंदर ये सब कुछ होता है। और ये 6 चीजों का हमने एक एक करके सारा फंक्शन पढ़ लिया। ओके, नेक्स्ट। अब देखते हैं कि इसका प्रोटोकॉल किताब हमें क्या कहती है कि कितने करवाने चाहिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सोसोम ट्रीटमेंट फॉर स्किन कैन वेरी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स नीड एंड स्किन कंडीशंस, बट जनरल प्रोटोकॉल इज इनिशियल फेज में 2 से 4 ट्रीटमेंट चाहिए जो 2 से 4 हफ्ते दर के फासले से हो। दिस हेल्प्स अचीव नोटिसेबल इंप्रूवमेंट्स एंड एड्रेस स्पेसिफिक कंसर्न्स। मेंटेनेंस फेज में 1 से 2 ट्रीटमेंट होते हैं हर 3 से 6 महीने के फासले पे। To sustain results and support ongoing skin health, always consult with a healthcare professional to tailor the treatment and frequency to your specific skin condition and goals. अब देखो, जब पेशेंट आता है तो आपने उसको अगली अपॉइंटमेंट दे के भेजना है। उसने कहा कि 2 से 4 हफ्ते के फासले से। अब अगर एक्सोसोम्स आपको आते ही 25,000 के हैं, तो आप उसको कहोगे कि हर 2 2 हफ्ते बाद आके एक्सोसोम कराते जाओ, तो क्या वो करा सकेगा? इतने पैसे किसी के पास होते हैं? अगर होते हैं
तो वो भी उसकी एक्सपेक्टेशन भी फिर उतनी ही ज्यादा होती है कि मुझे मैजिकली अच्छा कर दो। तो अगर आपका पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है तो आप 2 की बजाय हर 4 हफ्ते के गैप से रखो, यानी हर महीने एक्सोम कराए। ठीक है। अब उसने कहा कि जब आपको अपने कंसर्न अचीव हो जाए, जैसे हमने पीछे खवातीन के देखा ना, एकदम से वो जो चेंज हुई है, जब उनको चेंज कंप्लीट हो जाए उसके बाद ट्रीटमेंट हो गया कंप्लीट। अब है मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज में आपने 1 से 2 ट्रीटमेंट लेने हैं एवरी 3 to 6 मंथ। यानी कि फर्ज करो मैंने जनवरी में अपना ट्रीटमेंट कराना शुरू किया और मुझे मार्च में लगा कि मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, या कम मार्च को। प्रिपरेशन में हमने पहली बात ये पढ़ी है कि आपने इसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक को मिक्स नहीं करना, ना पीआरपी को मिक्स करना है। दूसरी बात हमने ये पढ़ी है कि सेकेंडली मिक्स नॉर्मल saline इक्वल टू बूस्टर लिक्विड एंड ऐड पाउडर, देन दिस डिक्रीजेस द इचिंग बर्निंग सेंसेशन एट द इंजेक्शन साइट मेकिंग द पेशेंट मोर कंफर्टेबल। मेरी एक जानने वाली डॉक्टर है, उसका नाम भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। वो पेशेंट से लेती है 60-70 हजार कि मैं तुम लोगों के कर रही हूँ ये एक्सोसोम्स, और नॉर्मल सलाइन उनके स्कैल्प में इंजेक्ट कर देती है, और 60-70 हजार फ्री का, और साथ में उसको जो लिख के देती है चीजें इस्तेमाल करने के लिए, शैम्पू कंडीशनर ये वो तकरीबन 20-30 हजार रुपए की लिख के देती है हर महीने के। और कहती है प्रोटोकॉल्स के मुताबिक हर महीने आके एक्सोम्स कराओ और ये शैम्पू वगैरह हर चीज लो, फिर रिजल्ट की गारंटी है। यानी पेशेंट 5-6 लाख तो कहीं गया ही नहीं पेशेंट का, फिर भी उसको रिजल्ट नहीं आते। जब उसके स्कैल्प में कुछ इंजेक्ट ही नहीं किया तो फिर वो आके लड़ता है तो कहती है कि अब तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं है तो हम क्या करें। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक होता है लिक्विड और एक होता है पाउडर। लिक्विड को हम बूस्टर कहते हैं और दूसरा होता है हमारे पास पाउडर। उन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं। अब ये दोनों मिला के जो सोल्यूशन बनता है वो 5 ml का बनता है। अब ये जो 5 ml का सोल्यूशन है ये आपको काटता है, जब आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है बड़ा जोर का काटता है आपको। ये इस बात की निशानी है कि डॉक्टर ओरिजिनल इंजेक्शन आपको इंजेक्ट कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये 5 ml का सोल्यूशन तो काटता है, लेकिन अगर आपके पास एरिया बहुत बड़ा है, जैसे पूरा सर है ऊपर से आपने कवर करना है, या फेस है तो पूरा फेस कवर करना है, तो 5 ml नॉर्मल सेलाइन इसके अंदर डाल देते हैं। या फिर पेशेंट जो है वो उसकी कंप्लायंस बहुत पुअर है, 5 ml नॉर्मल सेलाइन जो है आप डाल देते हैं और आप उसको पूरे पेशेंट को बता के दिखा के, और ये प्रोटोकॉल्स है। वरना इससे इचिंग भी कम होती है और आपका पूरा एरिया भी कवर हो जाता है। लेकिन अगर पेशेंट की सिर्फ हेयर लाइन है, पेशेंट का कोई स्पेसिफिक मसला है, जैसे उस बेचारे का कोई बर्न है चेहरे पे और वो डिफॉर्मिटी है, वो खातून है, उसकी शादी नहीं हो रही, तो उसके लिए अब प्योर जो है ये 5 ml ही उसमें इंजेक्ट कर दोगे सारा का सारा कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है। थर्डली ऑलवेज यूज 38 गॉज 4 mm लॉन्ग नीडल बोथ फॉर फेस नेक एंड स्कैल्प। इसमें अपना टू डीप जाओगे ना टू सुपरफिशियल होगे, सुकून से काम करोगे, इतना बारीक होगा कि चेहरे पे नीडल इंजरीज नहीं होंगी। निशान नेवर डाइल्यूट टू मच एंड फॉलो स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली। एक और मेरा दोस्त है, वो भी डॉक्टर है, वो क्या करता है कि वो इसको 10 ml में डाइल्यूट करता है, 5 ml एक पेशेंट के सामने और 5 ml दूसरे पेशेंट में लगाता है, और दोनों से 60-60 हजार पकड़ के 1,20,000। ठीक है। तो ये वेल प्रैक्टिस उसी चीजों में चल रही है जिसके अंदर मार्जिन ज्यादा है, और वो किसमें, एक्सोसोम्स में। तो यहाँ पे आपने एक ख्याल रखना है कि जब आप एक्सोसोम्स करवाने खुद जाए तो आपके साथ कोई घर का बंदा हो, वो अंदर है, वो देखता रहे, वो नजर रखे। और दूसरा ये कि काटते हैं, बड़े चुभते हैं जब इंजेक्ट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब आप इसकी टेक्निक्स, इंजेक्शन टेक्निक्स में एपिडर्मल लेयर की इंजेक्शन टेक्निक क्या होती है ये देखो। ये एपिडर्मिस है, जो पर्पल लाइन है उसके नीचे जो ब्राउन है पट्टी वो डर्मिस है, उसके नीचे जो पिंक है वो है सबका टिश्यू यानी कि हाइपोडर्मिस है। अच्छा, अब आप ये देखो जरा, सबसे नीचे इंसर्टेड प्रॉपरली, और सबसे ऊपर है नीडल टू डीप, और दरमियान में है नीडल टू शैलो। इसका जो देख के विजिबल में आपको रिजल्ट पता चलता है वो ऐसे कि अगर आप इंजेक्शन दे रहे हो और स्किन में ब्लेबिंग हो रही है तो वो प्रॉपर है। अगर ब्लेबिंग ही नहीं हो रही यानी कि इतना रेज कोई नहीं हो हमारा, तो इसका मतलब है टू डीप जा रहे हो। अगर जो है वायर सारा ऊज आउट हो रहा है और फट रही है स्किन, तो ये इसका मतलब है टू सुपरफिशियल हो। नीडल चॉइस वेरीज, फाइन नीडल 38 का ले लें, मेसोथेरेपी गन ले लें। मेसोथेरेपी गन के ऊपर आज किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको उसका भी लिंक शेयर करती हूँ। इंजेक्टर शैलो डेप्थ है 0.5 से 1 mm पे करें। जैसे किसी का सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मल मलाज्मा है तो उसको तो वहीं पे सारा चाहिए ना। यूज अ जेंटल क्विक स्टैंपिंग और लीनियर टेक्निक। स्टैंपिंग ये होती है कि आप जो है उसको खड़ा करके 90 के एंगल पे आप नीडल को लगाते रहते हो। ठीक है। या आप माइक्रो नीडलिंग के साथ जब
माइक्रो नीडलिंग का जो टर्मापेन है वो तो होता ही आपका 90, उस पे आप बजाय कि उसको गोल 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 घुमाओ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल घुमाओ, आप उसको स्टेम की तरह ऊपर नीचे करते हो। और लीनियर टेक्निक टू इंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट कॉजिंग ट्रॉमा। ठीक है, इस वक्त हमें ये है कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। परफॉर्म इंजेक्शन इन अ ग्रिड और लीनियर पैटर्न, जैसे बताया था अक्रॉस द एरिया। डर्मल लेयर इंजेक्शन टेक्निक में क्या है, ये हम एपिडर्मल पढ़े थे। डर्मल में आपने स्लाइटली लॉन्गर नीडल लेनी है, लेकिन वेरी फाइन अगेन 38 गॉज या मेसोथेरेपी गन। और डर्मल में हम कब जाएंगे, डर्मल लेयर में, जब हमारा डर्मल मुलाजमा होगा, जब टू डीप टू ओल्ड पिगमेंटेशन, जब एजिंग होगी। ठीक है। इंजेक्शन डेप्थ है 1 to 4 mm, टारगेटिंग द मिडल टू डीपर लेयर, एंड टेक्निक्स ऑलवेज स्लो steady injections with a small bolus of product to avoid dispersing too widely। ठीक है। 0.1 cc या 0.05 cc बहुत होता है। यूज अ ग्रेटर सीरियल पंक्चर टेक्निक इंश्योरिंग इवन कवरेज इन अवॉइडिंग ओवरलैपिंग एरिया। कभी कभी ऐसे होता है कि हम कहीं एक जगह से शुरू करते हैं तो हमें भूल जाता है, दूसरी तरफ करते हैं इस तरफ हमें भूल जाता है कि इधर हमने कितना किया था। इसीलिए हम ये मार्किंग वगैरह बना लेते हैं और इसका ख्याल रखते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, ये mesotherapy में pressure and exosomes can be used along with PRP and there is no fixed ratio for mixing quantities of both। अच्छा, पीआरपी के साथ आप इसको मिक्स कर सकते हैं, उसमें ये होगा कि एक्सोसोम्स के रिजल्ट्स थोड़े डैम्पर हो जाते हैं, लेकिन उसमें फायदा ये होता है कि पीआरपी के जो बेनिफिट्स हैं वो भी पेशेंट को मिलते हैं और एक्सोसोम्स के भी मिल जाते हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट जो है खाली एक्सोसोम से तो बेहतर आएगा। एक्सोसोम्स कैन बी यूज्ड विद माइक्रोनीडलिंग व डेप्थ वेरीज अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द फेस एंड द बॉडी। ये देखो, रिंकल्स के लिए 1.5 से 2 mm, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए 0.25 से 2.5, लार्ज पोर्स के लिए 0.5 से 0.25, एक्ने स्कार्स 0.5 से 1.5। ठीक है, याद रखिए मैक्सिमम डेप्थ है। पहली दफा जब आपने किसी के करने हैं एक्सोम, आपने 0.25 पे रख के करने हैं पूरे चेहरे पे, या 0.5 पे चले जाए। इससे ज्यादा आप पहली सेशन में इसी डीप जाएंगे, पीआईएच को आप हैंडल नहीं कर सकते। स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। अगर हाउस जॉब वगैरह नहीं की हुई, किसी भी क्लिनिक में काम नहीं किया हुआ, तो पहले स्टेरिलाइजेशन को अच्छी तरह समझिए फिर करें। इन्फेक्शन जो है वो फिर वो अनफॉरगिवेबल सिन है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हाइपर पिगमेंटेशन में एक्सोसोम्स कैसे होते हैं, पहले जो हमने पढ़े थे वो रिजुविनेशन थी। ठीक है, ये हाइपर पिगमेंटेशन है। इसमें मैंने फेयर कलर की खातून की तस्वीर क्यों लगाई है, क्योंकि जो फेयर कलर के लोग होते हैं उनके अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, बिल्कुल पॉन्टा इफेक्ट, कंट्रास्टिंग हाइपर पिगमेंटेशन आती है। और जो खवातीन मैरिड है, अगर वो इतना नहीं तो इसके कम अज कम वो 60-70% तक हाइपर पिगमेंटेशन लेके फिरी है, खासतौर से जिनके 2-3 बच्चे हो गए हैं। ठीक है, और ये जो स्किन आफ्टर में नजर आ रही है, ये सिर्फ आपको ब्लॉगर्स और मॉडल्स की नजर आती है, और आप सोचते हो ये कैसी है कि बिफोर मेकअप में भी इतनी सही है और आफ्टर मेकअप करके भी ये अपना मेकअप ट्यूटोरियल बना के लगाती है, तो ये कैसे, इनके भी तो बच्चे हैं, इनको हाइपर पिगमेंटेशन क्यों नहीं होती है। ठीक है, एक्सोसोम्स कैन ट्रीट हाइपर पिगमेंटेशन थ्रू सेवरल मैकेनिज्म्स। ये 5 तरीके हैं। एक से मेलानिन प्रोडक्शन रेगुलेशन, ये हमने पहले भी पढ़ा था। रिजुविनेशन में भी एक्सोसोम्स कंटेन फैक्टर्स दैट हेल्प रेगुलेट मेलानोसाइट एक्टिविटी, रिड्यूसिंग एक्सेसिव मेलानिन प्रोडक्शन एंड लाइटनिंग द हाइपर पिगमेंटेड एरियाज। अब मैं आपको बताऊं कि अगर हमारा मेलानोसाइट एक्स्ट्रा पिगमेंट ही नहीं बनाएगा, तो चाहे कोई भी मसला हो जाए बॉडी में, हाइपर पिगमेंटेशन कैसे होगी। पिगमेंट बन के आ कहाँ से रहा है, मेलेनिन मेलानोसाइट से, तो मेलानोसाइट को इससे कंट्रोल कर दिया तो एक्स्ट्रा पिगमेंट ही नहीं बना, ना हाइपर पिगमेंटेशन। सेलुलर रिपेयर की प्रमोट द रिपेयर ऑफ द डैमेज स्किन सेल्स एंड रिन्यूअल हेल्दी सेल्स, हेल्पिंग टू इवन आउट स्किन टोन। आप जितने जो डैमेज स्किन सेल्स होते हैं ना, उम्र के साथ साथ लैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट नहीं खाता था, विटामिन नहीं खाते थे, कुछ भी नहीं, और उम्र भी ज्यादा हो रही थी, और पोल्यूशन और जो खाने में हमारे आते हैं प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, वो सारा कुछ, उससे क्या हुआ कि आपकी जो है वो जो डैमेज स्किन सेल्स से, स्किन सेल्स में डैमेज से डैमेज होना शुरू हो गया, यानी कि ऑक्सीडेटिव जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और सुपर ऑक्साइड्स पर ऑक्सीडेज
ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस था ये बढ़ गया। जितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होता है बॉडी में उतना ज्यादा पिगमेंट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब इन्होंने ये किया कि इन्होंने उसको रिपेयर किया उन डैमेज स्किन सेल्स को, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही कम हो गया, पिगमेंट प्रोडक्शन ही कम हो गई। और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो था, ये जो डैमेज स्किन सेल्स होते हैं जिनमें फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये डार्क कलर के होते हैं। तो ये क्या हो गया, इवन आउट हो गई स्किन टोन, डार्कनेस भी कम हो गई। एंटी इन्फ्लेमेटरी, जहाँ इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन होती है। तो exosomes can reduce inflammation which can contribute to hyperpigmentation and uneven skin tone। यानी कि इन्फ्लेमेशन की वजह से एक तो स्किन अनइवन हो रही थी और पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हो रही थी। Improved skin barrier, by enhancing the skin barrier function, exosomes help further pigment issues and promote a more uniform skin appearance। स्किन बैरियर क्या होता है? स्किन बैरियर जो शाइन सी आपको चेहरे पे नजर आती है ना, ये लिपिड्स की होती है। अब जब वो आपने कभी मॉडल्स देखे होंगे जो डाइट करती है, या कोई अपनी फैमिली में या पेशेंट्स में, जी हमने डाइट की हमारी स्किन खराब होगी, कोलेस्टेरोल, एनएमएफ, ये सब चीजें बिल्कुल डाइट से स्किप कर देती हैं, जिसके बाद उनके बैरियर खराब हो जाता है, फिर पिगमेंटेशन भी होती है, फिर उनके पोर्स भी खुलते हैं, फिर उनकी सैकिंग भी होती है, फिर उनकी एजिंग भी होती है। बैरियर खुद खराब किया, अब बैरियर हमने जब रिपेयर कर दिया तो रिवर्स एजिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, enhance cellular communication, they support better communication between the cells, resulting in more effective repair and regeneration process that can help reduce the appearance of dark spots। अच्छा, ये क्या था कि सेलुलर कम्युनिकेशन से डार्क स्पॉट्स कैसे कम हुए? इस तरह हुए कि जो सेल ट्रॉमा में होता है उसके ये जो कम्युनिकेशन है, उसकी चीखें तो नहीं होती हैं, उसने केमिकल कम्युनिकेशन करनी है, केमिकल मोड से वो बताता है, और फिर क्या होता है, आसपास के सेल्स को खबर मिलती है और मैट्रिक्स में, और फिर वहां पे उसकी ये रीजनरेशन का, उसकी रिपेयर के इंतजाम होके तो हम उस डैमेज को रिपेयर कर देते हैं। ऐसा ऐसा करते जितनी अच्छी कम्युनिकेशन हुई सेल्स में, उतना अच्छा जो है वो रिपेयर होना शुरू हो गया, और जो स्किन थी वो हाइपर पिगमेंटेड भी कम हो गई और वो रिजुविनेट ज्यादा हो गई। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, साइड इफेक्ट्स में तो कोई ना कोई होंगे ना। ये इस खातून का चेहरा देखें, इंश्योर योर इंजेक्टर के डायग्नोज, ये बेचारी करवाने गई थी। Exosome therapy is generally considered safe, but potential side effects include redness, temporary redness or flushing at the injection site, swelling, mild swelling or puffiness in the treated area, bruising, minor bruising, or tenderness, sensitivity or discomfort post-treatment, allergic reactions। रेयर इंस्टेंसेस हुए हैं लेकिन एलर्जिक रिएक्शंस के, स्किन इरिटेशन का, इन्फेक्शंस, मिनिमल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एट द इंजेक्शन साइट इफ प्रॉपर हाइजीन इज नॉट मेंटेन। Consult with a healthcare provider to discuss potential risks and ensure the procedure is suitable for your skin type and condition। अब देखो, ये रेडनेस स्वेलिंग, रेडनेस और स्वेलिंग आप पेशेंट को बता सकते हो। एलर्जिक रिएक्शन आपकी गलती है, आपने पैच टेस्ट क्यों नहीं किया, आपने हिस्ट्री क्यों नहीं ली, आपने एक दफा इंजेक्ट करके वेट क्यों नहीं किया। ठीक है, टेंडरनेस कब होती है? ये जो सेंसिटिविटी डिस्कम्फर्ट है ये कब होती है? टेंडरनेस जो होती है इन्फेक्शन को करती है, फॉलो कर, इन्फेक्शन टेंडरनेस को फॉलो करती है। इन्फेक्शन जो है इसमें भी सारी आपकी गलती है। एक तो आपने प्रोसीजर फॉलो सही तरह नहीं किया, उसके बाद आपने पेशेंट को ऑइंटमेंट नहीं लगाई, एंटीबायोटिक नहीं लगाई, और पेशेंट को आफ्टर केयर नहीं बताई। अगर फिर भी आपने सब कुछ किया, पेशेंट की कहीं गलती हो गई है, तो उस इन्फेक्शन को टैकल करना आपको आना चाहिए। उसके लिए पेशेंट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आपने उसको बता देना, टेंडरनेस हो, पेन हो, बस दिखे, कालक सी बने, जैसे ग्रे हो जाए जैसे ये है, स्वेलिंग हो जाए, तो उसने फौरन आपको व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर भेजनी है और आपको अपनी तकलीफ बयान करनी है। नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्ट्राइंडिकेशन में तो कोई होंगी कि कुछ तो लोग हैं जिनको मना है। ये देखो, ये बीमार एक औरत है और प्रेग्नेंट है। ठीक है, एक्सोसोम थेरेपी इज नॉट सुटेबल फॉर इंडिविजुअल्स विद एक्टिव स्किन इन्फेक्शन। पस वाले दाने हैं या कट लगा हुआ है, खून निकल रहा है, प्रेजेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन जैसे कोल्ड सोर्स है या ओपन वुंड्स है, severe allergies, known hypersensitivity to exosome components or related material। पहले उसने एक्सोसोम कहती मैंने कहीं से कराए थे मगर मुझे एलर्जी रिएक्शन हो गया था, अब आप कर नहीं हमारे वाले करा लो। आपको क्या पता उसने इसी ब्रांड के ही पहले कराए हो। ठीक है, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में लिमिटेड रिसर्च है ऑन सेफ्टी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। हमने प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर इसकी रिसर्च ही नहीं की हुई, तो हम इसको कैसे अलाउ करें? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं दैट कुड पोटेंशियली इंटरफेयर विद इम्यून रिस्पॉन्सेज। अच्छा, अब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स अगर तो उस वक्त वो है, उस वक्त फ्लेयर नहीं हुए हुए तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत सवेयर चल रहा है तो फिर आप नहीं कर सकते। सवेयर स्किन कंडीशन, एक्यूट और सवेयर स्किन डिजीज लाइक एक्जिमा, सोराइसिस, डर्मेटाइटिस, आपको पता है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना।
recent surgery or trauma, recent procedures or injuries in the treatment area that may affect healing. अब देखो जैसे मैंने ये बताया, किसी लड़की बेचारी की प्लास्टिक सर्जरी हुई, एक्सीडेंट हुआ था, चेहरे पे बहुत बड़े बड़े स्टिचेस लगे थे, अब बड़ी परेशान है। तो अभी उन स्टिचेस को भर जाने दें, जख्मों को भर जाने दें, स्टिचेस खुल जाने दें। उसके बाद आप उसके जो एट्रोफिक स्कार्स हैं उनके लिए आप कर ले। लेकिन अभी ये नहीं कि आप ये सोचेंगे अगर मैं इधर एक्सो में इंजेक्ट कर दूंगा तो जादू हो जाएगा, नहीं। Consult a healthcare provider to assess individual's suitability and potential risks. Okay, next slide. चलेंगे, जो क्वेश्चन है वो आप ग्रुप में पूछ लें, मैं आंसर देती हूँ।